सुप्रभात। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनेस्को। तो यूनेस्को क्या है और वो क्या करता है? तो यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दुनिया भर में जो भी शैक्षणिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संस्थान हैं उनको ये संरक्षित करता है, यानी कि उनको ये बचाने का प्रयास करता है। विश्व के जो भी धरोहर हैं उसको ये संरक्षित करता है, बचाने का प्रयास करता है और उसको अडॉप्ट करता है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो वो हुआ था 16 नवंबर 1945 को, यानी कि क्या यानी कि जब स्थापना हो चुकी थी यूएन की, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर को होती है और ये स्थापित होता है 16 नवंबर को, यानी कि लगभग एक महीने के बाद। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो हेडक्वार्टर है पेरिस, और भारत इसमें शामिल होता है कब? तो भारत शामिल होता है 1946, यानी कि एक साल बाद भारत जो है इसमें शामिल हो जाता है। अगर बात यूनेस्को की जाए तो भारत के लगभग 43 स्थलों को अपना धरोहर बचाने की सूची में रखता है, और 43 सूची को यूनेस्को ने अपने यहाँ लिस्टेड किया है 43, और 43 में 35 जो है वो सांस्कृतिक धरोहर है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और 7 जो है 7 जो है वो नेचुरल प्राकृतिक है, और एक जो है वो मिश्रित है। तो कुल 43 है, जिसमें हम लोग 15-16 को आज कवर करेंगे, बाकी अगले पार्ट में चलेंगे, क्योंकि सिर्फ नाम नहीं याद करना है, उसके बारे में कुछ हम लोग को जानना है। तो 43 है। अगर यूनेस्को की सार्वजनिक स्थल की बात की जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वो किस देश के स्थल को चिन्हित किया है या धरोहर में शामिल किया है, तो सबसे ज़्यादा वो इटली में 60 धरोहर को उसने अपने लिस्ट में रखा है। तो इटली में जो है वो 7, और दूसरे स्थान पे चाइना है जहाँ पे 59। तो टॉप 1 पे इटली है और टॉप 2 पे चाइना है 60 और 59। भारत का कितना है? तो 43 है। और अगर किसी सिटी की बात की जाए कि किस शहर में कौन से जगह से सबसे ज़्यादा धरोहर मिले उसे, तो वो एक शहर है, उसका नाम है कार्डोबा, और वो स्पेन में पड़ता है। तो कार्डोबा के 4 स्थलों को यूनेस्को ने अपने यहाँ चिन्हित किया है, लिस्टेड किया है। अगर भारत का सबसे नवीनतम जो यूनेस्को धरोहर के रूप में शामिल हुआ है वो असम का माउंट दफन प्रणाली है, जो मोइरांग अहोम वंश का बनाया हुआ है, ये असम का है। चलिए कुछ हम लोग विश्व के धरोहर में शामिल भारत के स्थल को जानते हैं, उसके स्थान को जानते हैं, और संबंधित राज्य को जानते हैं, और कब वो घोषित हुआ ये जानते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं लोग आगरा का किला। तो आगरा का किला जो पहला किला है अकबर के द्वारा बनाया हुआ, वो बनाया गया था, और उसमें है जो जहांगीर महल और खास महल भी है, ठीक है। तो भारत का पहला जो वैश्विक धरोहर के रूप में शामिल हुआ है वो आगरा का किला हुआ। तो आगरा का किला यूपी में है, आगरा यूपी में है, और ये वैश्विक धरोहर में शामिल हुआ था 1983, जब भारत विश्व कप जीता था पहली बार। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, क्रिकेट के अगर आप फैन हैं तो भारत ने जब पहली बार विश्व कप जीता था तो भारत का एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी शामिल हो गया था यूनेस्को में आगरा का किला। आगरा किला के साथ साथ ताजमहल। तो ताजमहल की बात की जाए तो यहाँ पे रिकॉर्ड में कुछ कभी कभी बदलाव आते हैं, और जैसे ताजमहल का निर्माण का अगर कहीं आप पढ़िएगा तो 1632 से लेकर 1653 आता है, और कहीं 1631 से लेकर 1648 आता है। तो इतिहास की बात है, लगभग 2000 कार्यक्रम ने इसमें काम किया था, और इसमें 4-5 देशों के वास्तुकला को मिश्रित वास्तुकला के द्वारा बनाया गया है। और इसके का निर्माण जो है ये शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने क्यों करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम साहिबा के लिए प्यार में। हालांकि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी बेगम का नाम क्या था? और सवाल है कि मुमताज जो है वो शाहजहां की जो पत्नियां हैं उसमें किस नंबर पे थी? और एक बात और है कि ये ताजमहल जो बना, इससे पहले एक और ताजमहल बन चुका था जिसको बेबी ताज के नाम से जानते हैं।
आगरा, वही आगरा यमुना नदी के तट पे ही है। बेबी ताज जो है वो उसी से ये सीख लेकर बनाया गया था। एक्चुअली बेबी ताज का निर्माण जो है वो करवाई थी, बेबी ताज जो है उसका निर्माण करवाई थी जहांगीर की दूसरी जहांगीर की बेगम मेहरुनिसा। उनका मेहरुनिसा तो क्या कहते हैं, नूरजहां। तो नूरजहां करवाई थी अपने पिताजी और हाँ बेबी ताज का वही तस्वीर है लाई। तो ये बेबी ताज का निर्माण जो है मेहरुनिसा ने करवाया था, और मेहरुनिसा ने जो बेबी ताज का निर्माण करवाया ये करवाया था अपने पिताजी की याद में और मम्मी जी की याद में। हाँ, एक्चुअली वो ईरान से आए हुए थे, और ईरान से जब वो निकले थे तो स्थिति थोड़ी सी खराब थी, क्रिटिकल थी। लेकिन मेहरुनिसा जो बाद में नूरजहां बनी, जितनी सुंदर थी उतनी ही काबिल भी थी। और उनके पहले पति का नाम था अफगान, और दूसरे पति उनके थे जहांगीर। तो जहांगीर ने उनके पिताजी को एक उपाधि दी, उसका मतलब होता है कि वो साम्राज्य के जो स्तंभ हैं वो उपाधि उनको दिए थे। और माता पिता के प्यार का, लव का जो एग्जाम्पल है उसी के याद में बनाया गया है बेबी ताज। और बेबी ताज भी है कहाँ पे, आगरा, दिल्ली, आगरा में है, यमुना नदी के तट पे। और खास बात उसमें यह है कि पहली बार मुगल स्थापत्य कला में लाल बलुई पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया, पहली बार संगमरमर का प्रयोग किया। ठीक है, इससे पहले क्या था कि प्रयोग किया जाता था किसका, इस प्रयोग किया जाता था किसका, लाल बलुई पत्थर मिट्टी का। आप देखिए लाल किला देख लीजिए, या जितनी भी मुगल काल के जो मुगल काल का जो भी किला बना हुआ है सब लाल कलर का है। जैसे डालडेन अगर आप रहते हैं तो डालडेन में भी किला क्या किस चीज का है, रेड कलर, रेड है सापुर किला की बात नहीं करें आप। अम्बेडकर पार्क देख रहे हैं, अम्बेडकर पार्क के सामने कौन सा कलर का किला है, उसको बोलते हैं लाल कोठा चौक, क्योंकि वो लाल कोठा है तो लाल ही है ना। लाल। और वो क्या बोलते हैं वहाँ मुस्लिम नगर में जो है उसको भी लाल कोठा बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये लाल परंपरा थी, लेकिन पहली बार सफेद संगमरमर का प्रयोग करके बेबी ताज बनाया गया। बेबी ताज के बनता है ये ताजमहल, और ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जो बेसिकली लाहौर के रहने वाले थे। और इन्होंने विभिन्न तरह के 4 देशों से वास्तुकला को लाकर बनाया था। हालांकि ये कॉपी पेस्ट माना जाता है। बाद में मुमताज का कब्र वहीं है, बाद में जो शाहजहां का बेटा था वो भी इनको वहीं से दफन कर दिया। हाँ। अब आते हैं अजंता की गुफा। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन आया था इनका कि शाहजहां की पत्नी मुमताज का नंबर था, तो बेसिकली वो द्वितीय नंबर की थी, सेकंड नंबर। हालांकि इतिहास में विवाद है, ठीक है, लेकिन वैसे वो इतिहास द्वितीय नंबर बताता है। अगर शाहजहां मुमताज महल से इतना ही प्यार करता था, उसके याद में अगर ताजमहल बनवाया था, तो फिर उसने मुमताज महल की मृत्यु के बाद और शादियां क्यों की? प्रश्न आया है कि मुमताज से अगर बेगम से शाहजहां को इतना प्यार था तो उन्होंने उसके बाद शादियां क्यों की? तो इसके लिए जब मेरी संपर्क मरने के बाद उसको भूल गया होगा, हमारी संपर्क स्थापित हो जाएगी तो हम उनसे बात करेंगे। लेकिन देखो दो चीजें एक्चुअली क्या है कि इस्लाम धर्म में किसी का भी जब मृत्यु होता है तो बॉडी को दफन किया, तो दफन किया जाता है। तो जो गरीब आदमी है उसे दफन करके छोड़ देता है, जो पैसे वाला होगा उसको थोड़ा सा सजावट। तो सजावट के क्रम में चूंकि उसको इंस्पिरेशन मिला था नूरजहां से, उन्होंने अपनी मम्मी पापा के लिए कितना बढ़िया कब्र बनाया था, तो उससे इंस्पायर होकर वो ताजमहल बना दी। अब वो तो सिंबल ऑफ लव बन गया इसलिए कि वो सुंदर बन गया। वैसे कब्रिस्तान कितने बने हुए हैं पूरे इंडिया में, कितने कब्रिस्तान हैं, लेकिन वो सिंबल ऑफ लव बन गया। और सिंबल ऑफ लव इसलिए वो पॉपुलर हो गया कि वो पति पत्नी का सिंबल था या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिंबल था।
हाँ सही बोल। अब आप में से कितने लोग वहीं उससे पहले बना हुआ जो बेबी ताज जिसको कहते हैं, जानते हैं कितना लोग जानता है? पहले बजाए जबकि वो सिंबल ऑफ लव तो वो होना चाहिए, माता पिता के बनाए क्योंकि वो माता पिता से यार कितना प्यार करते थे उसके लिए बना दिया। तो कहने का मतलब है, और पहली बार संगमरमर सफेद संगमरमर पत्थर का प्रयोग बेबी ताज में किया गया, ताजमहल में नहीं किया गया। ये तो कॉपी पेस्ट है, दोनों का आप तस्वीर देखिएगा, देखिए 4 भाग प्रणाली से बनाया गया सिस्टम में है, तो दोनों तो कॉपी पेस्ट दिखता है। चलिए अब तीसरे चलते हैं, तीसरी ओर चलते हैं, अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफा में कुल 29 गुफाओं का प्रमाण है। अजंता की जो गुफा है वो 29 गुफाओं का प्रमाण है, और इसे भी 1983 में उसने अडॉप्ट किया था यूनेस्को ने। और अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र और अजंता गुफा में कितनी गुफाएं हैं? 29। 29 होते हैं। और 29 में बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाओं का एग्जाम्पल या प्रमाण मिलता है, और वाकाटक वंश द्वारा ये निर्मित है। और वाघोरा नदी के किनारे जो महाराष्ट्र में एक नदी है उसके तट पे ये गुफाएं फैली हुई हैं। तो अजंता की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको याद करना, अगर आप बड़े लेवल पे SSC टाइप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखो जैसे अजंता का नाम आएगा तब दिमाग में आ जाएगा कि इसको ले लिया है, लेकिन अजंता के अंदर कितनी गुफाएं हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अजंता एलोरा की जब आप याद पढ़ाई करते हो, अच्छा अजंता के बाद एलोरा भी 1983 में ही अडॉप्ट कर लिया गया, एलोरा भी महाराष्ट्र में ही है। तो एलोरा में कुल गुफा कितनी है? तो 34। अजंता में 29 और एलोरा में 34। लेकिन फर्क क्या है कि अजंता की गुफा से बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, लेकिन एलोरा की गुफा जो है इसको चरणबद्ध पहाड़ी कहा गया है। और यहाँ क्या है कि 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक बौद्ध धर्म है, यानी कि 1 से 12 नंबर तक बौद्ध धर्म का उसमें प्रमाण मिलता है, और 13 से लेकर 29 तक मंदिर मिलता है, और 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म का प्रमाण मिलता है। यहाँ तक 34 गुफाएं हैं उसमें तीनों धर्म का समावेश है, इसीलिए इसको चरणबद्ध पहाड़ी कहा गया है। 1 से लेकर 12 नंबर की जो गुफा है वहाँ पे बौद्ध धर्म का सिलसिला है। 13 से लेकर 29 जो है वो मंदिर है, और 30 से 34 यानी कि 5 जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। तो 12 बौद्ध धर्म के लिए, 5 जैन धर्म के लिए, 12, 5, 17, और 17 जो है हिंदू धर्म का मंदिर। क्लियर है? हाँ। अब आते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में इसको यूनेस्को ने 1984 में लिया था जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, या ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। इससे आप याद कर सकते हैं इसको। तो जब इसकी बात की जाए तो यहाँ पे कलिंग वास्तुकला का एग्जाम्पल मिलता है। यहाँ पे 2 मंदिरें बनी हुई हैं, एक बनी हुई है ब्लैक ग्रेनाइट से, एक बनी है व्हाइट ग्रेनाइट से। तो जो ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ है नरसिंह देव बर्मन द्वारा निर्मित मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर यहाँ पे 2 बना हुआ है, एक ब्लैक ग्रेनाइट से, एक व्हाइट ग्रेनाइट से। तो ब्लैक ग्रेनाइट वाले को जो यूरोपीय नाविक आए वहाँ पे, चूंकि समुद्र के तट पे है ना, तो जो यूरोपीय नाविक है उसने उसे ब्लैक पगोडा कहा। तो ब्लैक पगोडा इट मींस कि वो काला पत्थर से बना हुआ है, काले ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो यूरोपीय नाविकों ने इसे ब्लैक पगोडा कहा। और जो सफेद पत्थरों से बना हुआ है पुरी में जगन्नाथ मंदिर जहाँ पे रथ पथ भी बना हुआ है, तो इसे यूरोपियों ने व्हाइट पगोडा कहा क्योंकि वो सफेद संगमरमर पत्थरों से बना है। तो जब उड़ीसा में आप कोणार्क मंदिर की बात कीजिएगा तो वहाँ पे 2 तरह के मंदिर हैं, एक काले संगमरमर ग्रेनाइट के और एक सफेद ग्रेनाइट। लेकिन पूरी वाला जो मंदिर है वो सफेद है, वो तो सर पहाड़ से कट कट के बना है, तो वो ब्लैक है। वहाँ पे 2 है, एक पूरी वाला जो है व्हाइट पगोडा है, वहाँ पे सफेद संगमरमर है, आप फोटो भी देख लीजिए। और जो काला वाला दोनों उड़ीसा में ही है ना। हाँ। और उसी के बगल में कोणार्क मंदिर है, वो काले पत्थर का बना हुआ। तो काले पत्थर वाले को ब्लैक पगोडा कहा गया और सफेद पत्थर वाले को व्हाइट पगोडा कहा गया। और ये शब्द यूरोपीय नाविकों ने दिया, जो यूरोपीय नाविक आया भारत यात्रा पे उसने इसका नाम दिया, है ना। तो देखिए ये जो ब्लैक वाला है ये ब्लैक पगोडा है, और जो व्हाइट वाला है ये व्हाइट वाला, 2 पत्थर का प्रयोग किया गया ना, दोनों ऐसे मिक्स है। तो ये तो बोल तो रहे हैं दोनों है, कोणार्क मंदिर तो है ही। उसके बाद आते हैं महाबलीपुरम का स्मारक जो तमिलनाडु में है, और 1984 में इसे भी यूनेस्को ने अडॉप्ट किया। तो महाबलीपुरम की खास बात क्या है कि ये पल्लव राजाओं द्वारा बनाया गया था, और यहाँ पे पंचरथ मंदिर है जो कि बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। और महाभारत के जो 5 भाई हैं उनके नाम पे है ये 5 रथ। सबसे पहले कौन बड़े भाई थे? युधिष्ठिर रथ है। उसके बाद कौन सा रथ है? भीम रथ, फिर अर्जुन रथ,
फिर नकुल सहदेव रथ, 4 रथ हो गए, और अंतिम जो है मंदिर नुमा जो है वो द्रौपदी रथ है। तो ये 5 पंचरथ के नाम से वहाँ पे जो है ये बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है और रथ बनाए गए हैं बड़े से। तो ये महाभारत का प्रमाण दिखता है। अब आते हैं काजीरंगा उद्यान जो असम में है, और इसे अडॉप्ट किया गया 1985 जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो 1985 में जब इसकी यूनेस्को इसको अडॉप्ट किया तो इसकी खास बात क्या है? तो सबसे पहले 1974 में राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की, यानी कि जैसे नेशनल पार्क होता है ना, पलामू में को है, झारखंड में डांडिया नेशनल पार्क नहीं, बेस्ता नेशनल पार्क है सानिया जी। हाँ, अब डांडिया बोल रही हैं। हाँ, तो 1974 में राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है और 2007 में ये टाइगर रिजर्व बन जाता है, यानी कि बाघों के लिए रिजर्व एरिया। ठीक है, और इस उद्यान की खास बात यह है कि यहाँ पे 1 सींग वाले गैंडे मिलते हैं। कितने सींग वाले? 1 सींग वाले गैंडे के लिए पॉपुलर है। अगर बात की जाए अगले की तो वह है मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये भी असम में ही है और 1985 में ये इसको यूनेस्को ने अडॉप्ट किया। अब दिक्कत क्या है कि अगर लड़कियां लाल कलर का कपड़ा पहन लें और नया सा मोबाइल और स्मार्ट वॉच ले लें तो पढ़ाई छोड़ के उसी पर ध्यान लगा देती हैं। अब यहाँ किसके लिए कहा जा रहा है आप लोग समझ सकते हैं। और अगर इसके बाद क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो फिर उनको याद आने लगती है इंस्टाग्राम की, खोजने लगेंगे गूगल पर। अगर आपसे पूछूं, नाम नहीं ले रहे हैं नहीं तो आपका इज्जत का पलूदा बन जाएगा। अगर आपसे पूछें कि टाइगर रिजर्व कब बना था पहली बार और टाइगर रिजर्व क्या है तो बता पाइएगा, क्योंकि आप सुन नहीं रहे। तो स्मार्ट बनना अच्छी बात है, लेकिन ओवर स्मार्ट बनना ज़्यादा दिक्कत करता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि स्मार्ट बनाए। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम 1985 इसको यूनेस्को ने अडॉप्ट किया और चिन्हित किया, धरोहर में शामिल किया यूनेस्को ने। और यहाँ क्या है, तो यहाँ पे ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। 1973 में भारत का पहला टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया। और खास बात क्या है कि यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यानी कि प्रकृति को बचाने के लिए जो नेचुरल चीज़ें हैं उसके लिए भी रिजर्व क्षेत्र है। यहाँ पे मिट्टी या जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उसके लिए रिजर्व एरिया बनाया गया है। तो इसको ये एक प्राकृतिक धरोहर के रूप में यूनेस्को ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब चलते हैं हम्पी का स्मारक समूह, जहाँ पे स्मारक समूह का तो समझ गया ना कि बहुत सारे स्मारकों का समूह है। तो हम्पी का स्मारक समूह कहाँ है? तो विजयनगर मतलब कर्नाटक में उसको 1986 में एक्सेप्ट किया गया यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का धरोहर घोषित हुआ 1986 में। और ये हम्पी जो है किस नदी किनारे है? तुंगभद्रा नदी। किसने बनवाया इस हम्पी के किले को? तो कृष्णदेव राय, वहाँ के राजा थे। और अगर आपके पास 50 का नोट होगा तो हम्पी का जो किला है उसमें उसकी तस्वीर छपी हुई। 50 का नोट किसी के पास है? तो हम्पी का जो किला है या हम्पी का जो स्मारक समूह है वो 50 के नोट पे छपा हुआ दिखता है। ठीक है, किसी के पास अगर 50 का नोट होगा तो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा। ये देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ये फोटो चिपकाया गया है। तो ये है हम्पी का किला। ठीक है, अब आते हैं खजुराहो का स्मारक मंदिर। लीजिए, पैसा लीजिए अपना, नहीं लीजिएगा छोड़ दीजिए, चाहे ले लीजिए। तो खजुराहो का स्मारक समूह जो है ये मध्य प्रदेश में, कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और इसको यूनेस्को ने कब धरोहर घोषित किया? 1986 में। और ये बनाए थे चंदेल शासक बनाए थे। और ये जो स्मारक समूह है ये जैन और हिंदू धर्म का जो मंदिर है इसमें दोनों मिलता है। जैन मंदिर भी है और हिंदू धर्म का मंदिर भी है। हाँ, दोनों है। खजुराहो का जो समूह है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे आपको जैन मंदिर के भी प्रमाण मिलेंगे और हिंदू धर्म के भी प्रमाण मिलेंगे, मंदिर प्रमाण मिलेंगे। तो इसको कब एडॉप्ट किया गया? 1986 में। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों ने बनवाया था।
अब आते हैं फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ? फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ? 1986 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ। 1575 में निर्माण हुआ और ये उसके विजय का प्रतीक था। अकबर के अकबर का 75 के 74 74 और 75 में इबादत खाना बना था। देख लीजिए, हमको याद है कि 74 और 75 में इबादत खाना का निर्माण हुआ था। एक बार क्लियर कर लीजिए। सक्सेस राइडर का बुक उसमें तो उपलब्ध है, लीजिए अपना पैसा लीजिए लाल वाली। देखें इस पे नहीं, उस पे जाइए। तो फतेहपुर सीकरी में क्या है कि ये विजय का नगर माना गया है और यहाँ पे जीत का सिंबल है और इसे अकबर ने बनवाया था। और इसके अंदर में 5 महल हैं और एक तालाब है, अनूप तालाब। इसका नाम है अनूप तालाब, ठीक है। तो अनूप तालाब है और इसे यूनेस्को ने धरोहर के रूप में घोषित किया 1986 में। और फतेहपुर सीकरी भी उपलब्ध है आपको यूपी में ही। और इसका निर्माण जो है प्रारंभ 1570 में होता है और 74-75 के आसपास इसका निर्माण पूरा होता है। तो क्योंकि लगभग में आता है तो कभी 74 कभी 75, तो बेसिकली आप 75 को ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं गोवा का गिरजाघर और कॉन्वेंट। तो इसे धरोहर के रूप में एक्सेप्ट किया गया 1986 में। और ये इसलिए किया गया कि यहाँ का जो कॉन्वेंट और गिरजाघर या चर्च है ये पूरी दुनिया में या पूरा एशिया में धर्म के प्रचार का प्रतीक है, ठीक है। सिंबल ऑफ रिलीजन इसे माना गया है पूरे एशिया का। और कारण क्या है कि जब पुर्तगाल ने भारत आए थे पुर्तगाली, तो उन्होंने इस गोवा को ही अपना राजधानी बनाया था, कैपिटल बनाया था। तो गोवा पर ही पुर्तगाल का अधिक समय तक कब्जा रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा चर्च मिलते हैं। तो इसे वहाँ के जितने भी चर्च या कॉन्वेंट हैं उसको धरोहर के रूप में घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसे एशिया में धर्म के प्रचार का सिंबल माना गया है, चिन्ह माना गया है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल में है 1987। और ये गंगा में डेल्टा का हिस्सा। डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब क्या होता है? हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल सही। जब कोई भी नदी समुद्र के आसपास जो खेन होता है, गाद होता है, कचरा होता है, एक जगह पे जमा रहता है। जमा होने के बाद बेसिकली वो त्रिभुजाकार शेप ले लेता है और वो वहाँ का जो एरिया है तो उसको डेल्टा एरिया कहा जाता है। तो जो गंगा का डेल्टा एरिया है वहाँ पे स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और हमको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण वहीं पे होता है, उसी के आसपास। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है और ये बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करता है, साझा करता है। अभी फरक्का समझौता तो हुआ था उसी आसपास हुआ था, उसी गंगा और फरक्का नदी के ही में करते थे। तो कहने का मतलब है कि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण कहाँ होता है? गंगा, पश्चिम बंगाल के गंगा नदी, बांग्लादेश में। ये उसे देखो ऐसे घुमाता है, ठीक है। आप पढ़ रहे हो कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पूछेगा कि सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण कहाँ होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो गंगा नदी तक तब आप चल दोगे। और ये गंगा जो है डेल्टा का ऐसे तो हो गया। उसके बाद आते हैं एलिफेंटा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है। 1987 में इसको भी अडॉप्ट किया गया था। तो इसमें 7 गुफा है और 600 का वहाँ पे सिंबल मिलता है, क्योंकि जितने गुफाएं वहाँ पे भगवान शिव का चित्रण दिखता है। 7 गुफाएं हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कितना से गुफा है? 7 गुफा है। और इसको क्या कहा जाता है? धारापुरी गुफा कहा जाता है। और यहाँ पे 600 धर्म का
हाँ, सैव धर्म का आपको वहाँ पे एग्जाम्पल मिलता है और शिव का चित्रण मिलता है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं पटाकल के स्मारक समूह, जो कि कर्नाटक में है और 1987 में ये धरोहर के रूप में शामिल हुआ है। It's a chick. ठीक है, चिक शैम्पू अब नहीं दिखता, पहले बड़ी बढ़िया करिया आता था। तो पटाकल स्मारक समूह जो है कर्नाटक में है और 1987 में इसको वैश्विक धरोहर में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। और यहाँ पे 9 हिंदू मंदिर मिले हैं और एक जैन मंदिर मिला है। जैन मंदिर जो है वो विरूपाक्ष मंदिर है। ठीक है, तो वहाँ पे 10 मंदिरों का मिला है और वहाँ पे राष्ट्रकूट का निर्माण का साक्ष्य मिलता है और चालुक्य का निर्माण के द्वारा कराया गया था, ये चालुक्य वंश के द्वारा ये है। तो पटाकल का स्मारक किस वंश के द्वारा निर्मित कराया गया? चालुक्य वंश के द्वारा। और उसके बाद चोल मंदिर जो कि तमिलनाडु में है 1987, और ये राजेंद्र चोल जो है इनके द्वारा निर्मित था। और यहाँ पे बृहदेश्वर, तंजावुर, ऐरावतेश्वर मंदिर का सिंबल मिलता है। बाकी बचे गए जितने भी वैश्विक धरोहर जो भारत से गए हैं यूनेस्को में, उसे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।